हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मंत्रा क्लास 10। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि जो आपका थ्योरी पार्ट है जिसमें आपके पोम्स आते हैं एंड आपकी स्टोरीज आती हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, उनके में से कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ वो 3 मार्क्स के हैं। आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, लेकिन मैं आंसर्स भी लाई हूँ आपके लिए ताकि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। एंड ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जो आपको एग्जाम्स में तो दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इसको वीडियो को मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेल्सन मंडेलास ड्रीम। अब ये देखिए किस चैप्टर से है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आता है। अब हमें एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है जो कि नेल्सन मंडेलास की जो ड्रीम था कि अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। विनर वो होता है, विजेता वो होता है जो सपने देखता है लेकिन कभी भी हार नहीं मानता। तो इसको हमको एक्सप्लेन करते हुए मतलब आंसर लिखना है 3 मार्क्स में। तो आंसर आपका ये रहा। अब बच्चे कहते हैं कि 3 मार्क्स में हमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है। मैक्सिमम आपको 80 वर्ड्स लिखने हैं, मिनिमम आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं। 3 मार्क्स के लिए बता रही हूँ मैं, मैक्सिमम 80, मिनिमम 50। इससे ज़्यादा और इससे कम आपको नहीं लिखना है, तो आपको एग्जैक्ट मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो ऑफकोर्स आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। द स्टेटमेंट अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। अब देखो आंसर कैसे लिखना है। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा आपने सबसे पहले वही वाली लाइन आंसर में लिख देनी है। क्या कि जो स्टेटमेंट हमें दिया गया था मैंने वही लिख लिया। अब परफेक्टली फिट्स नेल्सन मंडेलास लाइफ। आपकी एक लाइन सिंपल आपके क्वेश्चन से निकल कर आई है, ये आप 2 लाइन में अपने आप लिख सकते हो। फिर हमें क्या बताना है, ही ड्रीम्ड ऑफ अ फ्री एंड इक्वल साउथ अफ्रीका वेयर पीपल वर नॉट जज्ड बाय कलर। भाई अफ्रीका में क्या हो रहा था, जैसे इंडिया में कास्ट को लेकर यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, वैसे ही अफ्रीका में कलर को लेकर होता था कि मैं वाइट हूँ और तुम ब्लैक हो। इस तरह का होता था कहाँ पे, अफ्रीका में। तो वो यही सोचता था, बचपन से ही नेल्सन मंडेला यही सोचता था कि साउथ अफ्रीका में सबको इक्वल माना जाए, उनको कलर के बेसिस पर जज ना किया जाए। इवन आफ्टर स्पेंडिंग 30 years in prison, he never gave up on his dream। 30 साल तक वो जेल में रहे, उसके बाद भी उन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा कि वो जो रेसिज्म है, ये जो रेसिज्म का चल रहा है कि तुम ब्लैक तुम वाइट, ये वाला सिस्टम उन्हें हटाना था। तो मतलब उन्होंने सोचा और उसको एक्शन में लाया, तो वही विजेता कहलाया। नेल्सन मंडेला आज इसीलिए फेमस है, क्यों कि अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। हिज करेज, उनकी जो हिम्मत थी, उनकी जो सहनशीलता थी यानी कि पेशेंस, एंड डिटर्मिनेशन यानी कि किसी चीज को ठान लेना, टर्न्ड हिज ड्रीम इनटू रियलिटी। Thus, Mandela proved that true winners keep trying until they achieve their goal। मतलब मंडेला ने ये बता दिया कि ट्रू विनर्स वही होते हैं जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं एंड हमेशा अपनी गोल को पा ही लेते हैं। तो ये था आपका आंसर नंबर 1। काफ़ी सिंपल था, आसान था, मतलब बहुत ही इफेक्टिवली हम लोगों ने उसको सॉल्व भी कर लिया। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, गिव 2 reasons टू सपोर्ट द ओपिनियन दैट एनीज डायरी इज इंटरेस्टिंग टू रीडर्स। ये है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाला जो चैप्टर था उससे क्वेश्चन है कि हमें 2 रीज़न बताने हैं जिससे हमें ये मतलब पता चले कि जो एनी जो डायरी लिखती थी उसमें जो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा वो हमारे लिए किस तरह से इंटरेस्टिंग है। जब आपने वो चैप्टर पढ़ा तो आपको कुछ इंटरेस्ट आया होगा ना,
कुछ सोच समझ के तो वो चैप्टर आपकी बुक में इन्वॉल्व किया गया ताकि बच्चों में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आएँ। तो वही हमें कुछ 2 रीज़न्स उनको बताने हैं। तो वो रीज़न्स क्या हैं? तो पहले आप आंसर देखिए, ये देखिए, सिर्फ आपको 2 रीज़न्स लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब पता चले कि आप लोग लिखो कि नहीं भाई हम 3-3 रीज़न 4-4 रीज़न लिखेंगे, हमें ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा तो होता नहीं है। आपको लिखने का मन हो तो लिख लेना, 3 नंबर के बजाय आपको 1 नंबर मिल जाएगा, टाइम भी आपका चला जाएगा। आंसर देखो, एनीज डायरी गिव्स अ रियल एंड इमोशनल पिक्चर ऑफ अ यंग गर्ल्स लाइफ ड्यूरिंग द डिफिकल्ट डेज ऑफ वॉर विच मेक्स इट वेरी टचिंग एंड रिलेटेबल। अभी भी इंडिया में आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, रशिया, इज़राइल एंड ये हमास, गाज़ा, पैलेस्तीन, इन सब के विश्व युद्ध के बारे में कि हमास कैसे क्या कर रहा है, कैसे गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है हमास जो है, ठीक है। तो इस तरह से किस तरह से वो इंटेंशनली गलत बता रहा है इज़राइल को, जो कुछ भी वहाँ पे चल रहा है अभी तो वॉर का सिचुएशन है, ठीक है। अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी ऑपरेशन सिंदूर जो वॉर हुआ था, जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक करवाया था पहलगाम में, फिर जो इंडिया ने जो उनको मज़ा चखाया है, फिर अभी क्रिकेट के स्टेडियम में जो हुआ क्रिकेटर्स ने किया, तो ये सब क्या है, एक तरह से एक वॉर का सिचुएशन ही तो क्रिएट हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि एक हमें इमोशनल टच मिल रहा है और हमें ये दिखाया जा रहा है कि एक छोटी सी लड़की एनी जो है वो कैसे इन डिफ़िकल्ट डेज में, मतलब ये जो युद्ध के दिन चल रहे थे उसमें वो कैसे मतलब रिलेटेबल डायरी लिख रही है, अपनी दिनचर्या बता रही है, कितनी डर के सहम के वो लड़की रह रही होगी। फिर हर ऑनेस्ट थॉट्स, feelings and descriptions of daily events in hiding, making the diary engaging and give readers a deep understanding of a personality and courage. अब देखो उसके जो ऑनेस्ट थॉट्स थे कि वो क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, दिन भर क्या हो रहा है वहाँ पर, वो सब कुछ एकदम डिटेल में वो वहाँ पे लिख रही है अपनी डायरी में, ताकि जो उस डायरी को पढ़े वो इमोशनली उस डायरी से अटैच हो सके। तो ये 2 रीज़न थे जिससे एनिस का जो ओपिनियन था कि इस डायरी से लोग अटैच हो सकेंगे। तो बस ये 3 मार्क्स के आंसर में आपको यही 2 पॉइंट्स लिखने, क्योंकि आपसे 2 पॉइंट्स ही पूछे गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? What does fog tell us about the speaker's relationship with the nature? ठीक है, अब हमें स्पीकर जो है वो नेचर के साथ में कैसा रिलेशन बता रहा है फॉग का। सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। अब हमें उस टेक्स्ट के ही एग्जाम्पल लेके आपको समझाना है कि जो फॉग है वो स्पीकर का नेचर के साथ में कैसा रिलेशन बता रहा है। तो चलिए इसको आंसर देखते हैं। इसका आंसर रहा ये, जो फॉग था, द पोएम फॉग पोएम है, shows that the speaker has a close and observant relationship with nature। देखो फॉग और स्पीकर का अभी रिलेशन कैसा बताना था, फर्स्ट लाइन में एकदम एग्जैक्ट आंसर मिल गया है। क्या कि क्लोज एंड ऑब्जर्वेंट रिलेशनशिप था नेचर के साथ में। ही कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट। उसने फॉग को एक बिल्ली की तरह कंपेयर किया, शोइंग हाउ कामली एंड साइलेंटली इट कम्स एंड गोज, कि कितने सहजता से, कितने शांति से वो बिल्ली आती है और चली जाती है। दिस कंपैरिजन प्रूव्स दैट द पोएट ऑब्जर्व्स नेचर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट्स क्वाइट इन मिस्टीरियस वेज, जस्ट लाइक अ कैट सिटिंग साइलेंटली एंड मूविंग अवे विदाउट अ साउंड। इससे ये पता चलता है कि ऑब्जर्वर फॉग को किस तरह से वो बिल्ली से कंपेयर कर रहा है, और ये बता रहा है कि जैसे बिल्ली आती और जाती है एकदम शांति सहजता से, वैसे ही फॉग भी आ रहा है, जा रहा है। कितने ऑब्जर्व कर रहा है वो उस फॉग को, ठीक है, मतलब क्लियरली ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को पास से महसूस करना। तो यही इसका रिलेशन है किसके साथ में, नेचर के साथ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, How do we know that bakers were an integral part of Goan society? अब बेकर फ्रॉम गोवा, ये चैप्टर मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। जब गोवा का जो बेकर की जो स्टोरी थी, हमें कैसे पता चलेगा कि जो बेकर्स हैं वो गोवान सोसाइटी के एक इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब उनके बिना एक भी दिन नहीं चल सकता, इस तरह का। अब आंसर देखो, इसका आंसर क्या है? We know that bakers were an integral part of Goan society because their presence was important in every household and occasion। हमें ऐसे पता चलता है कि वो इंटीग्रल पार्ट है गोवन सोसाइटी के, क्योंकि उनका प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट था हर घर में और हर त्योहार में।
ओकेजन यानी कि त्योहार, ब्रेड एंड अदर बेकरी आइटम्स वर एसेंशियल फॉर डेली मील्स, फेस्टिवल्स एंड स्पेशल इवेंट्स लाइक वेडिंग्स। भाई वहाँ पे चाहे खाना खाना हो, चाहे कोई फेस्टिवल्स मना रहे हो या कोई स्पेशल इवेंट जैसे कि शादी भी हो रही हो, तो ब्रेड और कोई भी बेकरी का आइटम है वो बहुत इसेंशियल होता है, यानी कि हर चीज़ में हम बेकरी का यूज़ करते हैं वहाँ पर गोवान सोसाइटी में। द बेकर्स arrival was a daily joy for children and his profession was respected and passed down through generations। जो वहाँ के बच्चे थे ना, वो जब आता था वो बेकरी वाला तो इतने खुश हो जाते थे उसको देखकर, बेकरी वाला आया अच्छा आपके भी मोहल्ले में कभी वो जो पिंक पिंक वाला एक हेरी सा वो कैंडी कॉटन कैंडी लेकर आता है, हम लोग तो उसको बोलते बुड्ढी के बाल, अगर वो कोई भी लेकर आता है तो हम लोग तो खुश हो जाते हैं, अरे वाह बुड्ढी के बाल आ गए, बुड्ढी के बाल आ गए। पता नहीं आप लोग उसको खाए हो भी कि नहीं खाए हो, डोंट नो, कभी खाए हो तो कमेंट में बताना कि आप लोग उसको क्या बोलते थे। तो हम लोग ना बहुत खुश होते थे, अरे वाह बुड्ढी के बाल आ गए, मुझे आज भी बहुत पसंद है। एंड आप लोग के यहाँ शायद वो भी आते होंगे कि जो बाल हैं आपके, उस बाल के बदले में आपको कोई मलाई दे देता था, कोई कुल्फ़ी दे देता था, कोई आइसक्रीम। अब क्या करते हैं लोग, बाल के बदले में कोई कप या बर्तन ले लेते हैं, बट हम लोग क्या करते थे, जो कोन वाला होता है उसमें हम लोग को मलाई मिला करती थी, ठीक है, उसमें मलाई देते थे वो लोग बाल के बदले में। तो ये सब चीज़ें देखते थे तो हम लोग बड़े खुश होते थे, है ना। तो वैसे ही वो बच्चे भी खुश होते हैं जब वो बेकरी वाला आ रहा होता है, बहुत खुश हो जाते हैं उसको देख के, एंड वो उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं, उस चीज़ को, उनके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे अब उनको नीचा नहीं देखते हैं कि नहीं भाई ये लोग लोअर लोग हैं, नहीं, वो लोग रिस्पेक्टेड थे, उनके प्रोफेशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास करते थे। यानी कि अगर कोई अभी बेच रहा है वो बेकरी वाला, उनका बेटा भी बेकरी के प्रोफेशन में आता है, फिर उनके भी बच्चे बेकरी के प्रोफेशन में आते हैं, ठीक है। फिर दिस शोज हाउ डीपली बेकर्स वर कनेक्टेड विद गोवान लाइफ एंड कल्चर। इससे हमें ये पता चलता है कि जो बेकर्स हैं वो कितना डीपली कनेक्टेड थे गोवान की लाइफ और उनके कल्चर से। नाउ नेक्स्ट टू मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 which says that explain why the author describes Coorg as a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। ये कुर्ग चैप्टर से लिया गया है। अब हमें ये बताना है कि ऑथर ने इस चीज़ को भाई क्यों बोला कि जो कुर्ग है वो पक्का कहीं जो हेवन है यानी कि जो स्वर्ग है वहाँ से बहता बहता चला आया है, ठीक है। मतलब कुर्ग इतना खूबसूरत शहर है, इतना प्यारा है, तो उसी की खूबसूरती का बखान करते हुए हमें ऑथर ने कुछ लाइन बोल दी है, अब हमको उसको एक्सप्लेन करना है। The author describes Coorg as a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God because of its breathtaking natural beauty। भाई उसको इस लाइन मतलब स्वर्ग क्यों बोला गया है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो कि पक्का किसी भगवान के राज्य से बहता हुआ चला आया है। क्यों? क्योंकि वो इतना खूबसूरत है, उसको डायरेक्ट स्वर्ग लोक से उन्होंने कंपेयर किया है। द हिल्स आर कवर्ड विथ लश ग्रीन फॉरेस्ट, कॉफी प्लांटेशंस एंड मिस्टी लैंडस्केप। भाई वहाँ के जंगल, कॉफ़ी, मिस्टी लैंडस्केप्स इतने खूबसूरत लगते हैं कि क्या कहना। द एयर इज़ फ्रेश एंड फिल्ड विद द अरोमा ऑफ कॉफ़ी। सांस लो आपको कॉफ़ी की महक आएगी इस हवा में से, वाह। इट्स पीपल आर ब्रेव, फ्रेंडली एंड फुल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। वहाँ के जो लोग हैं बहादुर हैं, मतलब इतने फ्रेंडली हैं, एंड क्या है हॉस्पिटैलिटी है, यानी कि बहुत ही मददगार लोग हैं। All these qualities make Coorg look so peaceful and divine, just like a piece of heaven on earth। ये सारी क्वालिटी कुर्ग को एक पीसफुल डिवाइन की तरह मानती है, जैसे कि हम जो पृथ्वी है उसके स्वर्ग के एक टुकड़े की तरह लग रही है कुर्ग, ठीक है। आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो मैं मेरे कम्युनिटी पे नहीं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, ठीक है। वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, उसके बाद यह PDF आपको वहाँ पे अपलोडेड मिलेगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी जो मर्ज़ी वो कर सकते हो, ठीक है। एंड ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि इतना प्रेजेंटेशन बनाओ फिर आपको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं बस चाहती हूँ ना कि आपकी किसी ना किसी तरह से हेल्प हो सके और आप हेल्प हो सके एंड आप अच्छा स्कोर करो अपने एग्ज़ाम्स में। आप अच्छा स्कोर करोगे खुशी मुझे होगी, आपको तो हो गई होगी।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना एंड कमेंट में बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, इनके आंसर्स कैसे लगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना। चलो लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अब ये मत सोचना कि इसके बाद और कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे यार। हाउ डिड मटिल्डास बिलीव दैट शी वॉज एन एरर ऑफ डेस्टिनी। यार मटिल्डा ना, ये वाला चैप्टर जो है द नेकलेस, जब मैंने पढ़ा था इतना मज़ेदार चैप्टर था ये। पता नहीं आप लोगों ने इसको इंटरेस्टिंग माना है या नहीं माना। जब उसको लास्ट में पता चलता है कि वो नेकलेस नकली होता है, ओ माय गॉड, क्लास में क्या माहौल बना था उस टाइम। सब हंस रहे थे कि क्या मटिल्डा एकदम बेवकूफ़ लड़की थी यार, शो ऑफ के चक्कर में उसने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली। इसलिए बोलते हैं शो ऑफ नहीं करना चाहिए, जैसे हो उसी में खुश रहो, जितना है उसी में खुश रहो। लेकिन नहीं, लोगों को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लो मटिल्डा बनो तुम लोग भी, ठीक है। तो हाउ डिड मटिल्डास बिलीव दैट शी वॉज एन एरर ऑफ डेस्टिनी रिजल्ट इन अ लाइफ टाइम ऑफ सॉरो फॉर हर। द नेकलेस चैप्टर से आया है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर बताता है कि मटिल्डा बिलीव्ड शी वॉज एन एरर ऑफ डेस्टिनी। मटिल्डा ये मानती थी कि वो भाग्य की एक एरर है, यानी एक मिस्टेक है। Because she thought she deserved a rich and luxurious life instead of a simple one. क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि वो एक लग्जीरियस लाइफ डिजर्व करती है, लाइक एन अंबानीज लाइफ, ठीक है, और वो सिंपल लाइफ नहीं डिजर्व करती। मतलब हम जैसे, मैं तो सिंपल हूँ, हम जैसे सिंपल लाइफ नहीं डिजर्व करती, ऐसा वो मानती थी। This constant dissatisfaction made her unhappy with what she had. अगर तुम्हारे पास है 10 रुपये और तुम सोचोगे कि मेरे पास 1000 रुपये होगा, तो जो तुम्हारे पास 10 रुपये है ना, तुम उसमें भी दुखी मानोगे कि मेरे पास तो सिर्फ 10 ही रुपये हैं। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उसको 10 रुपये जाके दे दो, वो सोचेगा अरे वाह मेरे पास 10 रुपये हैं। देखो है तो वो 10 ही रुपये, लेकिन दो लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी हुई, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास है उसमें तुम डिससेटिस्फाइड रहोगे, तो फिर तुम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। वाह क्या लाइन बोली मैंने, थैंक्स। To appear wealthy, she borrowed a necklace and lost it. मतलब अमीर दिखने के लिए उसने अपनी दोस्त से नेकलेस बोरो किया था एंड फिर वो खो दी थी उसको, लीडिंग टू अ years of hard work and poverty to repay the debt, जिसकी वजह से उसे कितना हार्ड वर्क करना पड़ा था एंड वो कर्जे पे कर्जे आ गई थी। मतलब सोचो क्या हो गया था, बर्तन मांजने पड़ गए थे उसको भाई यार। हर फॉल्स प्राइड एंड डिजायर फॉर अ हायर स्टेटस ब्रॉट हर अ लाइफ टाइम ऑफ सॉरो एंड रिग्रेट। झूठी आन बान शान के लिए और हायर स्टेटस पाने के लिए वो जिंदगी भर दुख में गम में वो पड़ी रही। ये थी मटिल्डा की लाइफ। भगवान जाने आप लोग में से कौन मटिल्डा बनना चाहता है, कौन रिच लगना चाहता है, कमेंट में बताना। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, समझाए हैं ताकि आपको रटना ना पड़े, ठीक है। समझाने का मोटिव यही था ताकि आपको रटना ना पड़े, आप आराम से इसको खुद से समझ के पढ़ सको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।